हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग WB क्लास 9 का हिंदी, ठीक है, पद खंड से हम लोग करेंगे चैप्टर 3 पैर का दर्द। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, आइए हम इस चैप्टर में आते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1984 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा कवि का परिचय भी पढ़ लेते हैं। कवि का जीवन परिचय है। आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविताओं के कवियों में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम अग्रगण्य है, यानी सबसे ऊपर है। ठीक है, उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती जिला में हुआ। उन्होंने एंग्लो संस्कृत विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, यानी लोग 10वीं की परीक्षा उन्होंने एंग्लो संस्कृत विद्यालय से पास की है और एक क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, यानी उन्होंने 11-12 की इंटरमीडिएट की परीक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी से उत्तीर्ण की, यानी पास किया है। ठीक है, तत्पश्चात उन्होंने उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में अध्यापन करने के उपरांत उन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कुछ दिनमान के प्रमुख उप संपादक पद पर भी कार्य किया है। ठीक है, दिनमान, ठीक है, पत्रिका में उन्होंने काम किया है। बाद में बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन कार्य भी किया है। ठीक है, और बाद में पराग पत्रिका में भी बच्चों की पत्रिका में काम किया है। उनका देहावसान 25 सितंबर 1984 को हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई है 25 सितंबर 1984 को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। छायावाद के उपरांत नई कविता के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुमिता नंदन पंत ने सक्सेना जी की साहित्य कला की दृष्टि की सहायता से है और उन्होंने सहज प्रयत्न कवि और नए कवियों में कलाबोध का पारखी बताया है। उनके काव्य में रोमानियत और सम्मानिता पाई जाती है। वे समष्टि चेतना और व्यष्टि चेतना के प्रति संजग हैं। उन्होंने कविता के नए नए विषयों की ओर ध्यान दिया है। सक्सेना जी ने जीवन के विविध पक्षों में अपनी कविता में नए रंग ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है, तो उनकी रचनाओं में, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार है। उनकी साहित्यिक कृतियाँ निम्न प्रकार के हैं। तो उन्होंने देखिए, उन्होंने 4 प्रकार के रचनाएं की हैं। तो चारों प्रकार में पहला है काव्य कृतियाँ। काव्य कृतियाँ में उन्होंने काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि, ठीक है, ये उनकी काव्य कृतियाँ हैं। और उनके नाटक में है बकरी, कल फिर भात आएगा, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, राज बाज बहादुर और रानी रूपमती आदि। ठीक है, यह इनके नाटक थे। और इनके उपन्यास में है पागल कुत्तों का मसीहा, ठीक है, और सोया हुआ जल। आप लेख संग्रह में है चर्चे और चरखे। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में है पैर का दर्द। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके कवि हैं। कुछ धुआं कुछ लपटे, कुछ कोयले कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहा है कि पेड़ जब चूल्हे में लकड़ी की तरह जलता है तो उससे कुछ धुआं, कुछ लपटे, कोयले और राख निकलते हैं। उस लकड़ी से निकलती आग से भले ही समाज की ज़रूरतें पूरी होती हो, लेकिन उसके जलने से समाज का कुछ नुकसान भी होता है। उससे पर्यावरण को दूषित करने वाला धुआं भी निकलता है। पेड़ की आत्मा जलकर कोयला और राख में बदल जाती है। पेड़ नहीं चाहता है कि कोई उसे अपने जंगल की याद दिलाए। अपने जंगल की याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है।
उसके बाद है पंक्ति, हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहा है कि लकड़ी बनने से पहले पेड़ संपूर्ण रूप से जंगल में खड़ा था, जंगल के अन्य प्राणियों के साथ उसका सहजीवन था। यानी सहजीवन मतलब उनका पूरा परिवार था। उनकी डालियों पर चिड़िया चहचहाती थी, उसके तने से लिपटकर धामिन सांप को आराम मिलता था और ठका मादा गुलदार, गुलदार का मतलब है उत्तराखंड के जंगल में पाए जाने वाला चीते जैसा एक शिकारी जानवर जो पेड़ पर भी चढ़ जाता है। ठीक है, गुलदार उसके ऊपर बैठकर सुस्ताता था। इस प्रकार पेड़ को जंगल के अपने परिवेश में घुल मिलकर जीने का एक अलग ही आनंद मिलता था। नेक्स्ट पंक्ति है, जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि विकास के नाम पर पेड़ को जंगल से काटकर अलग किया गया, एक और जंगल शून्य होता चला गया और दूसरी ओर पेड़ को जंगल से काटकर उसकी संपूर्णता छीन ली गई। ठीक है, लकड़ी बनने की प्रक्रिया में पेड़ को कुल्हाड़ी के वार को झेलना पड़ा, उस पर आरियों की तेज धार चली, उसके व्यक्तित्व को खंडित कर दिया गया। ठीक है, यानी उसके हर शरीर के को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पंक्ति है, चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना ये जाने कि जो हाड़ी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इस पंक्ति का में प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि पेड़ जब लकड़ी बनकर चूल्हे में जलता है तो वो नहीं जानता कि उसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाएगा, उसकी आँच की ऊर्जा व्यर्थ जाएगी या इससे किसी का भला होगा। चूल्हे पर चढ़ी हाड़ी की खुदबुद झूठी भी हो सकती है। पेड़ कहता है कि उसे काट कर चूल्हे पर हाड़ियाँ चढ़ाकर मनुष्य अपने पेट की पूर्ति के लिए भोजन पकाकर खा लेता है। इस प्रकार वह अपने जीवन का विनाश कर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना स्वार्थ की पूर्ति करता है और अपनी आत्मा को तृप्त करता है। नेक्स्ट पंक्ति है कि बिना ये जाने कि वो चेहरे मेरे सामने हैं, वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। ठीक है, इस पंक्ति में पेड़ अपनी व्यथा कथा व्यक्त करता हुआ कहता है, जो चेहरा मेरे सामने है वो उसकी आँच यानी गर्मी से जल रहा है या उसके गुस्से से, यह वो नहीं जानता कि केवल इतना जानता है कि सामने वाला चेहरा जल रहा है। स्वार्थी व्यक्ति जिसने उसके शरीर को कुल्हाड़ी तथा आरी से टुकड़े टुकड़े कर दिए, वे ही उन टुकड़ों को चूल्हे में जलाने के लिए अपनी पीठ पर उठाकर घर की ओर चल पड़ते हैं, पर रात के समय उस जलती हुई मेरे शरीर पर पानी डालकर सो जाएंगे। उसके बाद है, एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि लकड़ी में तब्दील पेड़ केवल इतना जानता है कि उसकी आँच से उठती चिंगारियाँ पत्तियों की तरह हैं
उनसे वो धरती को चूमना चाहता है, क्योंकि इस धरती में कभी उसकी जड़ें थी।